गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये आपका सीटेट जो आपका एग्जामिनेशन होता है टीचर के लिए, सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सीटेट का ये आपका 1 to 5 का जो पेपर 1 to 5 में जो आपका पेपर 1 में जो आपका ईवीएस का जो पोर्शन होता है भाग 3, जो उसी को आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और आज हम लोग सीटेट का जो पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए जो होता है, वो पेपर 1 का जो आपका भाग 3 है, आपका पर्यावरण अध्ययन, जिसको ईवीएस बोलते हैं, तो उसी का जो आपका 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि ईवीएस में आप सभी जानते हैं कि आप सभी शिक्षक बंधु जान रहे हैं कि सीटेट का जो पेपर 1 होता है उसमें 5 सेक्शन होता है। फर्स्ट में आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो आपका सीडीपी होता है, और सेकंड में आपका गणित होता है, और तीसरा में आपका क्या होता है, ईवीएस होता है, और फिर फोर्थ में आपका लैंग्वेज पेपर होता है हिंदी, फिर फिफ्थ में आपका अंग्रेजी होता है। तो इस तरह से आपका 5 सेक्शन में पेपर 1 बटा हुआ रहता है। तो आज हम पेपर 1 का भाग 3 में जो ईवीएस आता है उसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आप पूरे 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और यह वीडियो आप लोगों को बता देते हैं, यह जो आज ईवीएस का जो पेपर देख रहे हैं, ईवीएस का जो क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर है। आपका जो सभी क्वेश्चन जितना भी सेट हम लेकर के आएंगे आप लोग के बीच, वह सभी कहीं न कहीं वह प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये आपका 28/12/2022 में जो ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसी का क्वेश्चन पेपर है, जो 28/12/2022। तो आप देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट है, तो आप लोग सिलेबस को आप ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है सीटेट के लिए, जो जुलाई में एग्ज़ाम होना है 2023 जुलाई 2023 में। तो इसके लिए आपका यह जो ईवीएस का जो पेपर है पेपर 1 के लिए, जो ईवीएस सेक्शन में आपका 28/12/2022 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पर्यावरण का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आप जान रहे हैं कि 1 से लेकर के 30 तक आपका सीडीपी का होता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उसके बाद आपका 31 से लेकर के 60 तक आपका गणित का क्वेश्चन रहता है, और 61 से लेकर के 90 तक आपका ईवीएस का क्वेश्चन होता है। फिर आपका 91 से फिर आपका हिंदी का रहेगा 120 तक, और 121 से आपका फिर आपका 150 तक आपका इंग्लिश का रहता है। तो आपका 150 क्वेश्चन 150 मिनट, और 150 क्वेश्चन 150 नंबर और 150 मिनट। और आपका आप सभी जान रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आपका ये वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ईवीएस का जो प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। यानी आपका ये जो प्रश्न है, इसमें से किसी अध्यापक का कौन सा कथन जो लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शन करता है, लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शन करता है। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया। दूसरा है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। तीसरा ऑप्शन है, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपका लिंग पूर्वाग्रह जो है आपका जो दर्शाता है या प्रदर्शन करता है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही हो जाएगा, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका क्या है, लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शन करता है। देखिए, लिंग पूर्वाग्रह होता क्या है, यहाँ पर एक पक्षपात रूढ़िवादी को वो पक्षपात किया, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। तो ऐसा बात नहीं है, अध्यापक का यहाँ मानना है कि लड़कों तुम हमेशा प्रदर्शन मतलब लड़के तुम हमेशा शोर मचाते हो, ऐसा कोई बात नहीं। कभी कभी जो होता है क्या, वो लड़कियां भी शोर
मचाती है। इसलिए यहाँ पर ऐसा पक्षपात है जो लिंग पूर्वाग्रह को वो बता रहा है टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा। ऐसा नहीं होता है। शोर मचाने के लिए तो विद्यार्थी है, सभी कोई शोर मचाते हैं, लड़का रहे या लड़की। इसलिए यहाँ पर आपको लड़कों या यहाँ पे पक्षपात किया गया है टीचर के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, लिंग पूर्वाग्रह को वो बता रहा है। ऐसा नहीं कि लड़कियाँ हमेशा शांत रहती, नहीं, शोर मचाने का काम तो बच्चा है, वो दोनों तरह से होता है, लड़का लड़की सब इसमें। तो इसलिए आपका लिंग पूर्वाग्रह को आपका ऑप्शन नंबर बी आपको प्रदर्शन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 ये जो EVS है बहुत ही अच्छा EVS का पेपर, आप उसको आप अच्छा से ये सब में स्कोर आने वाला यह है सेक्शन है, इस सबसे स्कोर आपको आसानी से आप ले आ पाएंगे प्रीवियस ईयर को कर लिए अच्छा से। तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं सौर सेल के निर्माण हेतु जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो आपका क्या एक उपधातु है जिसका संकेत क्या है SI। तो सौर सेल निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सौर सेल में सिलिकॉन के द्वारा बनाया जाता है सौर सेल को। चलिए अब 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। देखिए उसका पहला जो 61 नंबर क्वेश्चन था उसमें लिंग आपका क्या था, इसमें जो 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिंग पूर्वाग्रह को बता रहा था, यहाँ पे लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शन करता है। तो वो क्या है, सामान्यतः लड़कियाँ लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। फिर आपका एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का फेसियल निर्माण कम होता है। या फिर चौथा है, लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया है। तो लिंग रूढ़िवादिता, लिंग रूढ़िवादिता देखिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को भी जानना होता है, लिंग रूढ़िवादिता क्या है, तो फिर आपको आसान होगा क्वेश्चन को इसका आंसर करने में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। ये आपका क्या है, लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शन करता है। तो ये आपका क्या है, मतलब ये भी क्या है, लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शन करता है। वहाँ पे आपका लिंग पूर्वाग्रह था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए सामान्यतः पूरा लड़कियाँ लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। तो ये यहाँ पर क्या अध्यापक के द्वारा क्या दर्शा रहा है, लिंग रूढ़िवादिता को, जो कि ऐसा नहीं है। लड़कियाँ लड़कों से खाना बेहतर बनाती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा होता तो पूरा भारत का या पूरा वर्ल्ड का होटल में जो है ना, लड़की की जगह लड़का को पेमेंट कम मिलता। तो ऐसा खाना बनाने को ऐसा नहीं, उसको खाना बनाती है तो आप सभी लड़का ऐसा नहीं है, तो तब तो होटल में फिर लड़की ही बनाता खाना, उसको कम पैसा में मिल जाता खाना बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं, खाना बनाने का काम दोनों को आता है, अच्छा खराब इसमें कुछ नहीं है। लड़का भी है जो बहुत अच्छा खाना बनाता है और लड़कियां भी क्या है वो, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन से यह पता चलता है कि लिंग रूढ़िवादिता को वो प्रदर्शन कर रहा है। लड़कियां और लड़की खाना बनाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लड़कियां खाना बनाती है उसका मतलब यह नहीं कि वो बेहतर खाना बनाती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लड़का भी है जो खाना बेहतर वो बनाता है। तो इसलिए इस तरह का जो जवाब है ये आपका क्या है, लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आप सामान्यतः आप देख रहे हैं होटल में, चाहे 5 स्टार होटल है या फिर कहीं पर भी, आप लड़का ही ज़्यादा आपको मिलेगा होटल में। तो क्या होटल का खाना स्वादिष्ट नहीं होता है क्या? नहीं, यह बेहतर नहीं बनाता है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है, यह क्या है, लिंग रूढ़िवादिता को वो प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है, पेडागोजिक EVS जो भी है, आप इसको बहुत आसानी से तो रट नहीं सकें, कुछ तो समझना होगा। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। या कौन सी चिड़िया? देखो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर भी आप लगा लेंगे लिंग रूढ़िवादिता कि जो है मादा चिड़िया सुंदर घोंसला बनाती है, तो फिर तो आपका गलत हो जाएगा ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते ना, लिंग रूढ़िवादिता को आप हर जगह नहीं दिखा सकते हैं, हर जगह प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, नर चिड़िया जो है आपका क्या है, सुंदर घोंसला बनाता है। किसके ये में, यानी मादा के। मादा भले उसके अंडा देने के लिए वो क्या है, वो उसको अच्छा चुनता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे नर चिड़िया जो है क्या है, वो सुंदर बनावट वाला घोंसला बनाता है। तो यहाँ पे और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है।
ठीक है। बनाने का काम, घोंसला बनाने का काम कौन करता है? नर चिड़िया। लेकिन उसमें से जो सुंदर होता है उसको वो चुनती है, चुनाव करती है मादा चिड़िया। तो वो कौन सा चिड़िया है जो इस तरह का सुंदर बनावट घोंसले बनाता है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वया, जो आपका जुलाहा चिड़िया के नाम से भी वो जाना जाता है। वया चिड़िया का नाम क्या है? वया। ये वो जो नर चिड़िया है वो क्या है? वया, जिसको इसका दूसरा नाम क्या है? जुलाहा चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वया चिड़िया जो है आपका क्या है? वो सुंदर बनावट वाला घोंसला बनाते हैं और उसके लिए वो मादा चिड़िया उसको चुनती है कि उसमें अंडा देना है, क्योंकि बहुत सारा घोंसला को बनाता है, उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट करेगा ना, क्योंकि सब में तो अंडा नहीं देगा। तो वया चिड़िया का नाम है जो आपका सुंदर घोंसला बनाने के लिए वो जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी कीट समूह में रहते हैं और इन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है? तो आपको बताना है कीट समूह में रहते हैं, कौन सा कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं में बटी हुई है वो क्या है? तो कीट समूह आपको बताना है मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी। यही दूसरा समूह आपका है ततैया, दीमक, चींटियां और तीसरा आपका समूह है चींटियां, मच्छर, मकड़ी। चौथा समूह है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक। तो यहाँ जो आपका कीट समूह में जो रहता है और उनमें से उन सभी में विशिष्ट भूमिका में बटी हुई है वो क्या है? जिसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी, ततैया, दीमक और चींटियाँ। क्या हो जाएगा? ततैया, दीमक और चींटियाँ। यह क्या है? वो कीट समूह में रहने वाला जो आपका कीट समूह में है जो आपका क्या है वो, ये सभी जो है क्या है वो विशिष्ट भूमिकाएं में बटी हुई है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ततैया, दीमक और चींटियाँ। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न 66 नंबर क्वेश्चन आपका है, फूलों की पहचान कीजिए। फूलों की पहचान करना है कि फूल, इसमें फूलों की पहचान करना है केवल रात में ही खिलता है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, फिर आपका रंगाई के काम में लाया जाता है, फिर पूरे वर्ष भर खिलता है। तो यहाँ पर आपका यह तो आपका स्टेटमेंट हो गया। फिर आपका यहाँ पे ऑप्शन है ABCD, क्रमशः आपको चुनना है कि क्या आपका फूलों की पहचान करना है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। फूलों की पहचान जो है वो आपका जो करना था तो आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर में आपका क्या है? रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। तो रात की रानी फूल का नाम है, गुड़हल भी क्या है? फूल का नाम है, और गेंदा, गुलाब ये सभी क्या है? फूल का ही नाम है, जो आपका सही आंसर है। और आप देखिए ऑप्शन ए में क्या है आपका? गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा, यह सब क्या है? चमेली, गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी, सदाबहार, धतूरा, गुलाब, गुलदाउदी। तो ये सब आपका इसमें सही जो आंसर होगा आपका, जो केवल रात में खिलता है, स्टेटमेंट को देखते हुए औषधि बनाने के काम आता है, फिर रंगाई में काम आता है, पूरे वर्ष भर खिलता है। ये सारा जो आपका क्राइटेरिया को पूरा करना है तो केवल रात में खिलता है। रात की रानी देखिए, गुड़हल यह भी रात में फूलने वाला है, यानी ये सब सारा गुण को वो उसमें मौजूद है, गुड़हल, गेंदा और गुलाब में। पूरे वर्ष भर खिलता है और रंगाई के काम आता है, औषधि बनाने में भी काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि वह रात में फूलने वाला फूल है, औषधि बनाने के काम आता है, रंगाई में भी काम आता है और वर्ष भर खिलता है, यानी सालों भर वो ये सब फूल देखने को मिलेगा। रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। और दवाई बनाने के काम आता है, केवल रात में ही खिलता है, रंगाई में भी काम आता है और वर्ष भर वो खिलते रहता है। तो ये सभी गुण को उसमें मौजूद है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं। इस तरह से 66 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। सीटेट जुलाई 2023 में जो भी अभ्यर्थी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए आपका अभ्यास का सेक्शन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर 1 के लिए, जो 1 to 5 टीचर्स के लिए जो होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से लिया गया है और यह लेटेस्ट पैटर्न है। तो आप लेटेस्ट पैटर्न को ही आप ध्यान में रख के तैयारी कीजिए तो बहुत ज़्यादा अब अच्छा होने वाला है। चलिए तो 67 नंबर क्वेश्चन आपका, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है? देखिए नहीं का मतलब क्या, निगेटिव, तो आपका निगेटिव कोड वर्ड लगाना है, निगेटिव सेंटेंस को आपको चुनना है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, श्रमिक मक्खी काम करने वाली, जिसको श्रमिक मक्खी मतलब क्या, काम करने वाली नर मक्खी होती है, या फिर तीसरा ऑप्शन है छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है और केवल छत्ते में ही केवल ही एक ही रानी मक्खी है। देखिए तो देखिए निगेटिव यहाँ है तो आपको निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है और आपको आंसर क्या है, आपको निगेटिव। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा, वी। श्रमिक मक्खी जो आपका नर मक्खी होती है, श्रमिक मक्खी क्या होता है, वो काम करने वाला मक्खी कौन होता है, नर मक्खी, क्योंकि मादा मक्खी तो बस केवल इधर से उधर करने में रहती है। तो काम करने वाला जो मक्खी है वो क्या है, वो श्रमिक मक्खी नर मक्खी होता है। वो हम नहीं बता रहे, वो आपका किताब बता रहा है, आप EVS का आपको आप बुक पढ़िए, इसमें सब लिखा हुआ है, हम क्यों बोलेंगे ये सब कुछ। तो ये आपका श्रमिक मक्खी कौन है, वो नर मक्खी होता है, जो काम करने वाला मक्खी होता है। तो यहाँ पर नहीं है, तो देखिए निगेटिव आपका है, तो केवल शब्द क्या है, ये भी निगेटिव हो गया, और आपका कुछ ही ये भी क्या है, निगेटिव हो गया, और केवल ये भी क्या है, निगेटिव। देखिए सभी सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। ए नंबर भी क्या है, निगेटिव है, ये भी क्या है, निगेटिव है, ये भी क्या है, निगेटिव है। पॉजिटिव कौन है, ऑप्शन नंबर बी, श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 67 का बी हो गया, जो आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? देखिए फल का, आपको फल का समूह को बताना है, बाकी पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो आलू बैगन आम, ये आपका क्या फल है, आलू बैगन फल। तो आलू बैगन तो ये तो क्या है, सब्जी है, तो आम एगो केवल फल है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, केला बैगन सेब। चलिए केला बैगन सेब को भी देखते हैं, तो आपका केला सेब बैगन, तो ये तो अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं, टमाटर केला अदरक। चलिए और क्या है आपका, केला भिंडी आलू। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका फल का समूह, तो आपका टमाटर तो सब्जी है, चलो नहीं है, केला फल है एक है, लेकिन अदरक भी ये क्या है, सब्जी है, तो यहाँ ये भी क्या है, सी नंबर भी नहीं है। तो डी नंबर देखते हैं, केला भिंडी भी क्या है, सब्जी है, और आलू भी क्या है, सब्जी है। तो ये तो आपका ए सी और डी ये क्या, तीनों तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया ऑप्शन। तो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका क्या बचेगा, ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केला बैगन और सेब, क्योंकि केला तो फल है, आप जान रहे हैं, सेब भी क्या है, फल है। बैगन को आप मान लीजिए चलो सब्जी है, तो आपका इसमें दो को क्या हो गया, दो को तो आपका फल हो गया, जबकि किसी में भी क्या है, दो को फल नहीं है। इसमें केला एगो फल है, तो भिंडी आलू क्या होगा, सब्जी हो गया। इसमें आलू बैगन सब्जी हो गया, मान लीजिए आलू बैगन सब्जी हो गया, तो आपका क्या हो गया, आम एगो आपका फल हो गया। तो आपका अधिकतम आपको देखना है, जो सूटेबल सेंटेंस होगा, जो सूटेबल जो ऑप्शन होगा उसको आपको सही करना है, क्योंकि आप इतना भी ज़्यादा तेज़ बनने का प्रयास करेंगे तो सीटेट का आंसर की है, तो आपका एक तो आंसर होगा। अब ज़्यादा तेज़ बनेंगे तो फिर आपको तेज़ परीक्षा में करना होगा, तो इसलिए आपको फल का समूह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केला बैगन और सेब, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि चारों में से जो सही विकल्प दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही है, जो आपका सही है। और सीटेट का जो आंसर आपका उसी को वो दिया भी है, क्योंकि अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो सीटेट का आंसर किया होता है उसी को आप उसको मान वैलिड रखेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर आपका ये सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे तो आप सभी जान रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें सर्वोत्तम विकल्प आपका बी है, क्योंकि और सब विकल्प से अच्छा तो आपका बी है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं, जो आपका सही है उसको सही है। चलिए जो सबसे अच्छा होगा उस विकल्प को आप सिलेक्ट करेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका यह जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यह वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 69 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 69 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव से नेगेटिव कोड वर्ड को देखेंगे और आपका नेगेटिव देखिए कोड वर्ड भी आपका ईवीएस रहे या सीडीपी रहे या फिर मैथमेटिक्स का या फिर हिंदी का, अंग्रेजी का, सबका क्या है कोड वर्ड होता है। पॉजिटिव में पॉजिटिव को, नेगेटिव में नेगेटिव में, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी तरह का उसको आंसर को ढूंढना। क्वेश्चन क्या नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव कौन होगा, आंसर भी इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी, बहुत सारा आप कोड वर्ड आप जानते होंगे तो आपका बहुत सारा आंसर आप ऐसे ही सही कर दीजिए बिना ऑप्शन को पढ़े भी, क्योंकि आप नेगेटिव से नेगेटिव को आप यहाँ पे बाकी ऑप्शन क्या है सभी पॉजिटिव है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस तो नेगेटिव उसका क्या होगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। स्टेटमेंट नेगेटिव तो नेगेटिव ऑप्शन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका नेगेटिव है और आपका क्वेश्चन भी क्या है, नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप कोड वर्ड के हेल्प से भी आप सही कर सकते हैं, इसलिए उसको जानना होगा कोड वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन आपका एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। यह सुरंगें किन पहाड़ियों में है। देखिए ये तो आपको जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। इस तरह का चीज़ को आपको, तो ईवीएस का मतलब ही क्या है, आपको बहुत सारा चीज़ को, जनरल नॉलेज को भी आपको जानना होगा ईवीएस का पेपर में। तो आपका अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के लिए जो जा रहा है रेलगाड़ी, इसमें से कई सुरंगों से होकर गुजरती है। यह सुरंगें किन पहाड़ियों में से है, किन पहाड़ियों में, पूर्वी घाट, हिमालय, पश्चिमी घाट और अरावली। तो इसको आपको जानना होगा। यह आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो आपका ईवीएस में इस तरह का क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा पूर्वी घाट। क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट। ये जो आपका पहाड़ी है वो पूर्वी घाट पहाड़ियों में यह सुरंग है। यह सब सुरंग कहाँ हुआ, अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम के बीच में जो बहुत सारा सुरंगों से होकर गुजरता है, तो वह पहाड़ी किस पहाड़ी में है, तो पश्चिमी घाट पहाड़ी में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क वाला है। तो इसमें आपको इस सब क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन को आप पूछा जाता है, जो अभिकथन और तर्क से संबंधित जो आपका 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सीडीपी का क्वेश्चन रहे या फिर किसी भी मैथमेटिक्स में भी। ये सब यह अभिकथन और तर्क ये अब न्यू पैटर्न में यह पूछा जाने लगा है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन को 2-3 पूछ देता है, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह के क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक पेपर में ईवीएस, सीडीपी, मैथमेटिक्स, हिंदी, अंग्रेजी सब में यह चीज़ पूछा जाता है। तो आपका क्या है, चलिए तो यह क्वेश्चन आपका 71 नंबर क्वेश्चन। कथन दिया हुआ आपका अभिकथन, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। देखिए हाथियों का जो झुंड होता है वह क्या होता है, केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होती है। क्यों कि हाथी का झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं। यह तो आपका स्टेटमेंट अभिकथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वह नर हाथी जो वह क्या होता है, अकेला वो घूमता है। तो आपका झुंड में जो घूमता है वो कौन है, मादा हाथी और उसका बच्चा सब। चलिए यह तो आपका सही है। आपका तर्क देखते हैं क्या है, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, ये आपका तर्क है, रीजन है। देखिए तो आप इसमें से क्या कुछ आपका सही दिख रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर है ए और आर दोनों सही है, और फिर बोल रहा है आर ए का सही व्याख्या है। तो आर ए का सही व्याख्या नहीं, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए क्या है वह गलत हो गया, क्योंकि ए और आर सही है, ठीक है। तो आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा। आर जो है नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं, यह गलत बात है, ये सही व्याख्या नहीं है। क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है जो अपने बच्चे के साथ भी घूमता है। ऐसा कभी हुआ है जो कोई भी माँ बाप रहेगा और हमेशा वो अकेले घूमेगा, तो फिर अकेले घूमेगा तो बच्चा कहाँ से आएगा। तो कहना मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता, यह व्याख्या सही नहीं है। स्टेटमेंट सही है कि अकेला नर हाथी घूमता है, ठीक है, लेकिन उसका व्याख्या सही नहीं है। वो कभी कभी बच्चे के साथ भी घूमता है, कभी कभी मादा हाथी के साथ भी घूमता है, तो इसका व्याख्या सही नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत हो जाएगा। अच्छा बी देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, ठीक है। हम तो बोल रहे हैं कि दोनों कथन सही है, कथन भी सही है, तर्क भी सही है कि ए और आर दोनों सही है, कि यह भी नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं, सही बात है। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, ये भी सही बात। लेकिन यह आर व्याख्या देखते हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता, यह सही क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर
सही हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नर हाथी चारों ओर अकेले घूमता है, ये इसका एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है कि वो कभी कभी होता है कि नर हाथी कभी कभी साथ में भी घूमता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आप देखिए सी नंबर ऑप्शन को देखते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत है। आर भी सही है, ए भी सही है, रीजन भी सही है, और ये भी आपका अभिकथन भी सही है, क्योंकि रीजन तो सही है लेकिन फिर आपका डी है ए और आर दोनों सही नहीं, ये गलत है। आर भी सही है और ए भी सही है, कथन भी सही है और तर्क भी सही है, और इसका व्याख्या वाले सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, व्याख्या गलत है, क्योंकि नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते, यह व्याख्या गलत है। वो कभी कभी वो साथ में भी घूमता है, ऐसा नहीं कि वो नर हाथी का बच्चा आ जाएगा तो उसको क्या करेगा, वो कहाँ पे छोड़ देगा, वो तो घूमेगा। वो हमेशा नहीं घूमता है, क्योंकि वो कभी कभी वो अपना शिकार के लिए भी तो वो घूमता है ना जंगल में, तो बच्चा हाथी को कहाँ लेके जाएगा, वो उसके साथ तो हमेशा नहीं जाएगा। घर का जो मालिक होता है वो तो काम करना होता है, तो वो अपना शिकार के लिए वो जाता है, इसके लिए वो हमेशा वो घूमते रहता है अकेले अपना भोजन की तलाश में। उसके बाद फिर वह सब अपना एक जगह वो झुंड में चलता है। चलिए, तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन आपका है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया। देखिए, कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया। देखिए, एक लड़का है अमन, उसका हीमोग्लोबिन का जो स्तर बताया 8g/dl, फिर आपका राधिका का है 10g/dl, फिर आपका सुरजीत का है 14g/dl, और आपका मारिया का 6g/dl। ये आपका ये जो आपका g/dl आपका यह क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल को बताता है, ये आपका यूनिट है, मात्रक है। तो कक्षा 5 के 4 बच्चों की 4 बच्चा का ये ब्लड टेस्ट हुआ, इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल को बताया जो आपका इस तरह से है। तो आपको यहाँ बताना है कि इनमें से किन बच्चों के में रक्त अल्पता यानी एनीमिया, जो रक्त अल्पता का मतलब क्या, जो ब्लड में की जो कमी होता है वो आपका क्या होता है, एनीमिया। जो एनीमिया बीमारी जो होता है वो किसके कमी से होता है, ब्लड की कमी से। तो किसको एनीमिया का वो लक्षण है या किसको यह है, तो आपको पता होना होगा। देखिए, अमन और मारिया, फिर राधिका और सुरजीत, अमन राधिका और सुरजीत, और अमन राधिका और मारिया। तो आपको पता यह चीज़ जानना होगा। ये तो बायोलॉजी का सवाल है, लेकिन आपको ईवीएस में इस तरह का मिला हुआ पूछा जाता है। देखिए, ईवीएस क्या होता है, ईवीएस में आपका सोशल साइंस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ बायोलॉजी का भी रहता है, नहीं आपका इसमें मिक्स रहता है, सभी तरह का जीके जनरल अवेयरनेस ये भी उसमें पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ जानकारी रखना होगा कि एनीमिया जो है, रक्त अल्पता जो होता है वो कितना तक का हीमोग्लोबिन स्तर वाले को वो एनीमिया बीमारी होता है, यह चीज़ का जानकारी होगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमन राधिका और मारिया, अमन राधिका और मारिया, अमन राधिका और मारिया। अमन मतलब 8 है, राधिका कितना है 10 है, और फिर क्या है, मारिया कितना है 6 है। तो आप समझ लीजिए जो 14 जो है, एक आपका सुरजीत बचा, सुरजीत को ही जो क्या हुआ आपका हीमोग्लोबिन, इसको ब्लड का कमी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका अमन मारिया जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में सुरजीत दिया वो जो कि गलत हो जाएगा, और आपका बी में भी क्या है सुरजीत, वो भी क्या है गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सुरजीत का तो सबसे अधिक है, सुरजीत का तो सबसे अधिक है ब्लड का जो हीमोग्लोबिन स्तर, तो सबसे जब अधिक रहेगा तो उसको तो कभी भी नहीं होगा एनीमिया। तो आपका सुरजीत जहाँ जहाँ पर भी है वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अमन मारिया ये अलग चीज़ है, वो दोनों का कम है, लेकिन आपका राधिका भी क्या है 10 है। तो कहने मतलब आप इतना जान लीजिए कि 10 से जो ऊपर है, ये नहीं 10 से ऊपर, यहाँ 14 में तो क्लियर ही हो गया, ये चीज़ बायोलॉजी का चीज़ आप उसको जानकारी प्राप्त कर लेंगे, अच्छा रहेगा। तो 10 से जो ऊपर है मतलब 11 से ऊपर जो है वो क्या एनीमिया का लक्षण, उसमें खतरा नहीं होता है, क्योंकि 14 तक तो क्लियर ही कर दिया कि सुरजीत में 14 है और वो उसका एनीमिया का लक्षण नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि 14 और 11 में क्या अंतर है। तो बस 10 तक तो उसको है कमी, 10 तक तो खून का कमी है ब्लड का। तो राधिका, अमन और आपका क्या है मारिया, इसको तो क्या है हीमोग्लोबिन जो स्तर बता रहा है कि उसको रक्त अल्पता है यानी एनीमिया है। तो आपका 11 से ऊपर या फिर जो भी यहाँ पे या हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जब से जो 14 है तो वो तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इसको ब्लड का जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है उसको यह इसमें एनीमिया नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक इसका है। तो बस इसका जो भी लेवल होगा 11, 12, 13 जो भी होगा आप इसको आप देख लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि वह क्या है
14 आपका क्या अधिकतम है, तो आपका यह 8, 10, 6 ये सब का क्या हेमोग्लोबिन स्तर में जो है वो एनीमिया का बीमारी उसमें लक्षण है, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट बता रहा है। तो आप सीधा मान लीजिए ना कि वो 10 से ऊपर वाला जो भी होगा 11, 12, 13 इसमें क्या होगा वो ये स्तर ये लक्षण नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रीवियस ईयर बहुत सारा क्वेश्चन कर लीजिए अपने आप, आपको सब चीज़ का आंसर आपको आने लगेगा और प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपका सीटेट क्या हो जाएगा अच्छा से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप कर लिए तो सभी तरह क्वेश्चन को आप जान पाएंगे कि इस तरह क्वेश्चन का लेवल है। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, चिड़ियों की आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? देखिए स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट, सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती है। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया है आपका S2, चिड़ियाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है। अब देखिए दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट, चिड़ियों दो भिन्न भिन्न वस्तुओं यानी दो अलग अलग वस्तुओं को एक ही समय में दृष्टि केंद्रित नहीं कर सकती। आपका यहाँ बोल रहा है चिड़िया जो है दो अलग अलग वस्तुओं को एक साथ में वह देख नहीं सकता, ये आपका स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे सही क्या होगा उसको बताना है। S1 सही है और S2 गलत है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन है पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है सही है। तीसरा ऑप्शन आपका पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों क्या है सही है। और चौथा ऑप्शन है S1 और S2 दोनों गलत है, यानी दोनों पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका डी नंबर इसका सही हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा, मतलब S1 और S2 दोनों गलत है। S1 और S2 क्या है दोनों गलत है। मतलब कहने का मतलब है सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँख होती है, ये भी क्या है गलत बात है। और आपका जो है दो अलग अलग वस्तुओं को एक साथ वो नहीं देख पाता, वो भी क्या है गलत है। तो इस तरह से क्या है मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँख नहीं होता है, यही नहीं होगा तब ना ये गलत हुआ। फिर दूसरा बात इसका सीधा सीधा मतलब होता है चिड़िया दो अलग अलग वस्तुओं को एक समय में दृष्टि केंद्रित नहीं कर सकता है, नहीं वो कर सकता है, क्योंकि वो भी गलत है। तो क्या है सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें नहीं होती, ये आपका सही हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट ये ऐसा सही होता। और दूसरा स्टेटमेंट जो आपका सही तब होगा जब चिड़ियों दो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय में दृष्टि केंद्रित कर पाती है, ऐसा सही होगा। तो इस तरह से आपका दोनों स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया है आपका ये जो है दोनों जो स्टेटमेंट क्या है वो दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपका 74 नंबर क्वेश्चन आपका है, वाघों जिसको टाइगर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? देखिए वाघ जो है उसमें कौन सी विशेषता है बाघ में जो उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करता है? तो क्या है संवेदनशील गुलमुक्षे, दूसरा ऑप्शन विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, या तीसरा आपका जोर की गर्जना, या फिर सुनने का तीव्र अभ्यास। तो किसके कारण वो जो है वो शिकार खोजने में उसको मदद नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोर की गर्जना। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह आपका गलत है कि ऐसा हुआ इसके कारण उसको मदद नहीं मिलता है, क्योंकि जोर से गरजता है जैसे क्या होता है उसको शिकार उसको नहीं मिलता है, क्योंकि वो जोर से गरजता है। तो बाकी जो जानवर है वो क्या होता है वो सुन के वो भाग जाता है, क्योंकि अब मान लीजिए वो जोर से गरजता है तो इससे उसको नुकसान होता है, क्योंकि जो भी छोटा जो जानवर है, लोमड़ी है, सियार है, बकरी है, जो भी है जो शिकार कर सकता है क्या बोलते हैं बाघ। अब हाथी का तो शिकार नहीं कर सकेगा, जो उससे छोटा रहेगा उसी को नहीं शिकार कर पाएगा, क्योंकि वो तो शिकार बनाएगा कमज़ोर को, अपने से कमज़ोर को ही, आप सभी जानते भी हैं। तो जोर से गरजने के कारण क्या होता है वो इससे वो शिकार करने में उसको मदद नहीं मिलता है, क्योंकि जोर से गरजने से क्या होता है छोटा जानवर जो क्या होता है वो छिप जाता है, या फिर वो भाग जाता है, या फिर अपना गुफा में वो घुस जाता है। जैसे कुछ भी है, जैसे मान लीजिए बकरी है या फिर सियार है, लोमड़ी है, वो क्या होता है अपना माद में वो घुस जाता है, जिसके कारण उसको शिकार खोजने में मदद नहीं मिलता है, क्यों जोर से गरजने के कारण। तो इससे वो उसको नुकसान है कि जोर से गरजने से वो क्या होता है वो भाग जाता है। बाघ का जोर से गरजने से वो क्या होता है वो शिकार करने में उसको मदद नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत जोर से वो गरजता भी है। चलिए तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जोर से गरजने से उसको शिकार करने में मदद नहीं मिलता है, किसको? वाघ को।
चलिए, इसका विशेषता है कि बहुत जोर से वो गरजता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही मिलान करना है। राष्ट्रीय पार्क इधर है आपका, इधर भारत के राज्य है, तो आपको बताना है जिम कॉर्बेट कहाँ है, कांजीरंगा, रणथंभौर, गिर। तो आप सभी जानते हैं कि कहाँ है। यदि आप एक ओपी जानते हैं तो इससे आपको बहुत सारा सही होगा। यदि सभी जान रहे हैं तो अच्छा बात है। इतना तो आप जानते होंगे जो वीएस का प्रिपरेशन किए होंगे। तो जिम कॉर्बेट आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। देखिए यह हो जाएगा। फिर कांजीरंगा कहाँ है आपका? असम में है। कहाँ है आपका कांजीरंगा? आपका कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में। इसके बाद क्या, दो को भी आप जान गए तो फिर बहुत हद तक आपको आसान हो जाएगा उसको मिलाने में। यदि सभी जान रहे हैं, रणथंभौर आपका कहाँ है? रणथंभौर आपका जो है आपका क्या है? राजस्थान में। ये राजस्थान में रणथंभौर है। रणथंभौर पार्क आपका राजस्थान में है। गिर आपका क्या है? गिर आपका गुजरात में। तो इस तरह से आप यदि सभी जान रहे हैं तो आसान होगा, और नहीं तो फिर आप दो को भी जान रहे हैं, तीन को भी जान रहे हैं, तो फिर आपका सही होने का संभावना रहता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं तो बिल्कुल 100% आप सिक्योर हो जाएगा, आप सही करेंगे इस तरह का प्रश्न को। लेकिन आप तीन जान रहे हैं तो भी सही होने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप ऑप्शन को छाट लीजिएगा। दो जान रहे हैं तो भी संभावना होगा, और एक भी नहीं जान रहे तब तो तुक्का मारना है, तो निगेटिव तो है नहीं, टेंशन लेना नहीं। आएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा नहीं है उससे भी, क्योंकि आप पढ़े तो है नहीं, पढ़ा रहेगा तो आप तो सही कर देंगे। चलिए, तो जिम कॉर्बेट आपका आप जान रहे हैं कि वह उत्तराखंड में है, कांजीरंगा असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, और गिर का गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही होगा। आप ऐसे याद करेंगे, ऐसे तुक्काबाजी करने से काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो गिर गुजरात में है, कांजीरंगा का है आसाम में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, और रणथंभौर आपका राजस्थान में। ये तो आपका जनरल साइंस का, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। ये सब तो देखिए, ये ईवीएस जनरल अवेयरनेस ही होता है, इसमें मिक्स है, सब तरह का चीज़ को इसमें पढ़ना होता है ईवीएस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेडागोजी भी रहता है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने अब देखिए आपका जो आया, अब पेडागोजी का क्वेश्चन शुरू हो गया, क्योंकि इससे आपका पहले आपका जनरल अवेयरनेस का था। अब आपका जो भी क्वेश्चन आएगा पेडागोजी अब शुरू हो गया। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को, आप जान रहे हैं कि पेडागोजी जो आपका होता है, पेडागोजी जो आपका प्रत्येक सेक्शन जो आपका 15 नंबर का पेडागोजी होता है। तो आप पेडागोजी को भी आप सही कर लिए तो 15 तो आज देखिए 15 चुके 60 तो हो गया, क्योंकि 4 पेपर में आपका 15 चुके 60 हो गया, और आपका एक टोटली पेडागोजी ही होता है जो सीडीपी होता है। इस तरह से आपका 90 नंबर का आपका पेडागोजी ही रहता है। सीटेट का एग्जाम में 90 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है, क्योंकि एक तो पेडागोजी होता ही है सीडीपी जो आपका क्या है 30 नंबर का होता है। आप सभी जानते हैं, नहीं जाने तो फिर जान जाइएगा। तो सीडीपी आपका 30 नंबर का होता है, और प्रत्येक पेपर में जैसे मैथ में यहाँ भी 15 नंबर आपका पेडागोजी होता है। फिर आपका ईवीएस में भी क्या होता है 15 नंबर पेडागोजी होता है। इंग्लिश में भी क्या होता है 15 नंबर पेडागोजी होता है। हिंदी में भी क्या होता है 15 नंबर पेडागोजी होता है। तो इस तरह से आपका 4 पेपर जो है, 4 सब्जेक्ट जो आपका हो गया, 4 सब्जेक्ट में 15 चुके 60, तो 60 और 30 कितना हो गया 90 नंबर। 90 नंबर तक आपका पेडागोजी से आ गया। तो आप सीटेट को पास करने के लिए आप केवल पेडागोजी भी कर लेते हैं अच्छा से, तो आपका क्या हो जाएगा सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप उधर फिर आप कुछ ना कुछ सही तो कर ही देंगे। चलिए, तो आप ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। चलिए, तो 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? देखिए, आप बहुत सारा गार्जियन क्या करता है, या फिर शिक्षक बच्चों को लेकर के चिड़ियाघर लेकर के जाता है दिखाने के लिए, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाता है? ऐसे दिखाने के लिए तो जाता ही है, लेकिन वो कोई उद्देश्य है उसके साथ जो पूर्ति करना हुआ चाहता है। तो बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है, या फिर आपका बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना है, या फिर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विधार्जन के बीच परस्पर संबंध को स्थापित करना, या फिर बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना है। तो देखिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? ये आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक जो है अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं, तो यह जो उसका उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ले जाता है, तो वह आपका वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विधार्जन के बीच परस्पर संबंध को स्थापित करना चाहता है। इस उद्देश्य से ही वो जो है वो
बच्चे को चिड़ियाघर लेकर जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को जानवर के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बना, ऐसा कोई बात नहीं। चिड़ियाघर ले जाने से क्या होगा, संरक्षण का वो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ या फिर बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखना, ये सब कुछ नहीं है। आपका सही जो आपका क्या है, या फिर बच्चों को पशुओं के पालने का कोई कौशल विकसित नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विधार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना चाहता है। इस उद्देश्य से ही जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक जो है अपने बच्चे को चिड़ियाघर ले जाकर जाता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, रमेश अपनी कक्षा 5 की जो है 5वीं मतलब रमेश अपनी कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, ठीक है, और उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है, बोले नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नहीं है, तो क्या है, नहीं है, तो आपको इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल और श्रवण कौशल। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रदर्शन कौशल। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है, तो आपका प्रदर्शन कौशल, ये आपका प्रदर्शन कौशल का विकास का वो नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जो होता है आपका अवलोकन कौशल हो सकता है, श्रवण कौशल भी हो सकता है और रचनात्मक कौशल भी हो सकता है, लेकिन प्रदर्शन कौशल ये आपका नहीं हो सकता है। तो नहीं मतलब निगेटिव, तो यहाँ पर प्रदर्शन कौशल में ये चीज़ नहीं आता है जो खोजपूर्ण प्रश्न जो आपका पूछने का ये होता है। तो ऑप्शन प्रदर्शन कौशल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जबकि अवलोकन कौशल, श्रवण कौशल और रचनात्मक कौशल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में जो VS का जो अध्ययन होता है उसमें किस तरह का समस्या समाधान का वो जो समस्या समाधान का गुण है, सृजन, चयन, भाषण, लेखन। तो इसको आप ऑप्शन में बताना है, ए और बी दोनों, सी और डी दोनों, ए और डी दोनों, या फिर बी और सी दोनों। तो इस तरह का जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। कहने का मतलब है पर्यावरण अध्ययन में जो समस्या समाधान जो होता है उसका गुण क्या है, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, 78 का ए हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब सृजन भी क्या है, समस्या समाधान का गुण है, और आपका वी चयन भी क्या है, समस्या समाधान का गुण है, जबकि भाषणबाजी करने से समस्या समाधान नहीं हो जाएगा और ना ही लेखन करने से। तो क्या हो जाएगा, सृजन करेगा, क्रिएटिव बनेगा, तो क्या हो जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा। चयन भी करेगा, क्या होगा, समस्या समाधान हो जाएगा। ये तो सृजन और चयन यह क्या आपका समस्या समाधान का क्या है, गुण है। सृजन और चयन यह क्या है, समस्या समाधान का गुण है पर्यावरण अध्ययन के अकॉर्डिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, सृजन और चयन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भाषणबाजी करने से क्या हो जाएगा, आपका समस्या समाधान नहीं होता है, समस्या और बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक ईवीएस आप जान रहे हैं जो आपका वोटिंग मशीन होता है, ईवीएस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएस वो आपका ईवीएस पेपर है जो पर्यावरण के बारे में बात कर रहा है। ये क्या, ये आपका ईवीएस इसका बात कर रहा है जो पर्यावरण अध्ययन जो होता है। तो आपका ईवीएस जो है आपका यहाँ पे क्या पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसी को ईवीएस बोलते हैं। तो एक वो ईवीएम होता है जो आपको थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, टंग स्लिप हो गया था, यह ईवीएम होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है वो क्या होता है, ईवीएम होता है, जो आपका इलेक्शन में जो रहता है वोट देने के लिए, तो वो आपका ईवीएम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पर ईवीएम नहीं, ईवीएस है जो आपका पेपर ही है। ईवीएस जो आप पढ़ रहे हैं अभी, जो आपका सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन 3 में जो आपका है खंड जो आपका 3 में है, आपका ईवीएस का ही पेपर है जो पर्यावरण अध्ययन। तो ईवीएस तो उसी की बात कर रहा है। तो एक आपका ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है, एक ईवीएस शिक्षक का जो भाषा होता है वह किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को, ईवीएस शिक्षक के लिए। तो यह आपका क्या हो जाएगा सही, औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली भाषा होनी चाहिए, या फिर बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएँ। देखिए ऐसा। और फिर तीसरा बोल रहा है बच्चों की दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, या फिर प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो उसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका
बच्चों की दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होना चाहिए। जो आपका बच्चा जो बोलता है रोज़, जो बच्चा जो भाषा का प्रयोग हुआ रोज़ करता है, यानी दैनिक जीवन में जो रोज़ जो भाषा का प्रयोग करता है बच्चा, उसी भाषा से संबंधित होना चाहिए किसका, ईवीएस शिक्षक का भाषा। यानी जो आपका पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षक होता है उसका जो भाषा किस तरह होना चाहिए, जो भाषा बच्चा रोज़ वह बोलता है उसी भाषा का प्रयोग ईवीएस शिक्षक को करना चाहिए, ताकि बच्चा को अच्छा से समझ में आए और उसका विकास बढ़िया से हो सके। ऐसा नहीं कि औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली भाषा, तो बच्चा क्या हो जाएगा, छोटा बच्चा है, आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं 1 to 5 के लिए, छोटा बच्चा का आपको बहुत शुद्ध हिंदी बोलने लगेगा, बहुत शुद्ध भाषा बोलने लगे, बच्चा को तो याद करने में क्या हो जाएगा, कठिनाई होने लगेगा। तो ऐसा बहुत भी शुद्ध और बहुत औपचारिक भी उसको इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि छोटा बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं। चलिए दूसरा बोर्ड है, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वह समझ नहीं सके। देखिए अब नहीं समझ पाएगा तो आप कौन टीचर हो गए, जब अब इतना कठिन भाषा का प्रयोग कर दिए जो बच्चा को समझ से क्या हो गया, परे हो गया। तो ऐसा भी भाषा का प्रयोग नहीं करना है ईवीएस शिक्षक के लिए, यह क्या है आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। फिर चौथा जो आपका है, प्राविधिक प्रकृति होनी चाहिए, नहीं यह भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की जो भाषा है उसी भाषा में उसी से संबंधित भाषा का प्रयोग ईवीएस शिक्षक के लिए करना है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 80 नंबर प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग जो है वह सहायक है, क्योंकि आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, या फिर विद्यार्थियों का अध्ययन आकर्षित करते हैं। तो इसका जो सही आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन है। क्या है सही विकल्प कौन है, ऑप्शन नंबर ए, विकल्प ए सही हो जाएगा। सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 80 का ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, ईवीएस के शिक्षण पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण है में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान करना है। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण जो है क्रियाकलाप है उसकी पहचान करना है, पहचान कीजिए। तो क्या होगा, विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, या फिर विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की और प्रकृति के सैर पर ले जाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा, एक पर्यावरण शिक्षक के लिए क्या करना है, या फिर एक पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षक है ईवीएस का जो शिक्षण में जो न्यूनतम महत्वपूर्ण कार्य जो है एक्टिविटी है, जो मिनिमम जो इम्पोर्टेंस जो एक्टिविटी होता है इसका जो शिक्षण में ईवीएस के लिए, तो क्या होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, क्योंकि आप बहुत अनडिसिप्लिन रहेंगे तो आपको क्या करना है, पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना। तो आपका यह इस शिक्षण में क्या बता रहा है कि जो अनडिसिप्लिन स्टूडेंट है उसके लिए क्या करना है, उसको सजा पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इसलिए अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, जो डिसिप्लिन नहीं है, जो शिष्टाचार नहीं है, जो बच्चा आज्ञाकारी का पालन, आज्ञाकारी मतलब वो नहीं है, जो डिसिप्लिन में नहीं रहता है, जो डिसिप्लिन भंग करता है, उसको क्या करना है, पनिशमेंट देना, सजा देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि डिसिप्लिन भंग करने वाला बच्चा फिर दूसरे को भी क्या करेगा, बाधित करेगा, इसलिए उसको सजा देना ही उसका शिक्षण में शामिल है। चलिए निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। चलिए तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना ही क्या है वो पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानना है। यानी आपका जो विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करने का जो है उद्देश्य जो है क्या आपका पर्यावरण अध्ययन का पुस्तक में वह पहेली के रूप में उसको सम्मिलित किया गया है। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित हो, लॉजिकली बात बोलो, लॉजिक के साथ कुछ बोलना हो या डेवलप होगा, तो वह क्या है पर्यावरण अध्ययन के पुस्तक में यह पहेली के रूप में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण थोड़ा सा अच्छा से वह फोटो नहीं आया है,
फिर भी आपको बता दे रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रश्न संकेतक है। तो किसका है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के या शिक्षक की क्षमता के। तो इस तरह का आपका यह विकल्प है, इसमें आपको ए और बी और सी, केवल सी या ABC तीनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 83 का ए हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या है प्रश्न? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रश्न सांकेतिक है। किसका? ए और बी दोनों, मतलब विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, यह भी सही है। और आपका बी है विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, यह भी आपका सही है। विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, ये दोनों आपका सही हो जाएगा। बाकी शिक्षक की क्षमता की, यह तो गलत है। शिक्षक का क्षमता तो बहुत है, तो उस तरह का क्वेश्चन तो पूछना नहीं है। आपका अपना एक मर्यादा में रह के क्वेश्चन पूछना है। तो शिक्षक की क्षमता ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, विद्यार्थियों की जिज्ञासा के और विद्यार्थियों की समझ में अंतर के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गलत कथन को चयन कीजिए। गलत कथन को आपको चुनना है। तो EVS एक अंतः विषयक विषय है। EVS पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। EVS मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है और कक्षा 1 और 2 में EVS जो है शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। तो कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है, सही नहीं। तो देखिए इसका जो गलत है आपका क्या है? 84 का सी हो जाएगा, 84 का सी हो जाएगा, 84 का सी हो जाएगा आपका। ये आपका यह कथन क्या है? गलत है। क्या आपका गलत चुनना है, मतलब गलत कथन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। EVS मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, ये आपका बात गलत है। EVS जो है मुख्यतः जो है वह जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी नहीं है। तो ये आपका यह क्या है? मतलब यह कथन गलत है। यहाँ जो बोल रहा है कि जुड़ी है, ये गलत है, जुड़ी नहीं है। यहाँ पे बोल रहा कथन गलत है, यहाँ पूरा जुड़ी है मतलब वो जुड़ी नहीं है, ये आपका कथन गलत है। तो EVS एक अंतर विषयक विषय, ये आपका सही है। फिर क्या? EVS पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, ये भी क्या है? सही है। फिर आपका कक्षा 1 और 2 में जो है EVS शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए, ये भी क्या? सही बात है। तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर सी, EVS मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी नहीं है, मतलब वो यहाँ पे बोल रहा है जुड़ी है, तो ऐसा नहीं है, वो गलत बात बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन आपका, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? चलिए तो ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। तो एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? तो उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, या फिर उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, या फिर उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना, या फिर उनको उसको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। तो आप एक शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, तो आपका कर्तव्य क्या होता है, आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए कि एक पर्यावरण अध्ययन के आप शिक्षक हैं, और आप शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? जो आपका एवरेज स्टूडेंट जो है, वो जो मतलब ना ज़्यादा तेज़ और ना ही ज़्यादा कम, तो उस स्टूडेंट के लिए आप पर्यावरण शिक्षक होने के नाते आप उसको क्या कुछ करने को कहेंगे या फिर क्या कुछ सलाह देंगे? तो इसका जो सही विकल्प जो है आपका बिल्कुल सूटेबल है, जो ये आपका सही है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा। जो सकारात्मक सोच होना चाहिए, एक शिक्षक हैं तो आपको ऐसा चीज़ करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 85 का सी हो जाएगा। उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना, उस बच्चे में जो कमज़ोर वीक पॉइंट जो है, जो कमजोरी है, उसको ढूंढना है, पता करना है, और उसको सुधारने के लिए समाधान बताना, और उसको सुधारने के लिए उसको समाधान बताना है, क्योंकि उसमें नहीं जान रहा तो उसको बताना है कि कैसे उसको सुधारा जा सकता है। उसका समाधान भी आपको, सोल्यूशन भी आपको बताना है, और सोल्यूशन का जो कैसे सोल्यूशन मिलेगा उसको खोजना है, सोल्यूशन उसको बताना है और उस पर लागू करना है। तब जाकर के आप एक अच्छा शिक्षक कहलाएंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए उत्तरदायित्व बनता है कि उस बच्चा को, जो औसत बच्चा है, जो कमज़ोर बच्चा है, उसको उसके पहले कमजोरी को पता कीजिए, और कमजोरी को पता करने के बाद उसको सुधारने के लिए, उस कमजोरी को दूर करने के लिए उसका समाधान आपको खोजना, आपको खुद खोज के बताना है। बच्चा तो खोज नहीं पाएगा क्योंकि बच्चा तो जानता नहीं। उस बच्चा का समाधान आपको खुद ढूंढना है और उसको लागू करना है, और उसको फिर आपको ऐसे उसको बोलेंगे ऐसे ऐसे करो, तो आपका क्या हो जाएगा? यह सब समस्या आपका
समाधान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, ये आपका एक पर्यावरण के एक अच्छे पर्यावरण शिक्षक होने का यह कर्तव्य है, ये सब चीज़ आपको करना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 86 नंबर क्वेश्चन आपका 86 नंबर क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है, तो औपचारिक शिक्षा के रूप में या अनौपचारिक शिक्षा के रूप में, या फिर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, या फिर विद्यालयी शिक्षा के रूप में। तो 86 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर क्या है, फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों। तो पर्यावरण अध्ययन जो है ईवीएस का जो पेपर है, ईवीएस जो एजुकेशन के क्षेत्र में किस रूप में शामिल किया गया है, तो ईवीएस को जो है एजुकेशन के फील्ड में जो है किस रूप में शामिल किया गया है, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह का शिक्षा, इनफॉर्मल भी होता है और फॉर्मल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के रूप में शिक्षा में के क्षेत्र में उसको शामिल किया गया है। किसको, पर्यावरण अध्ययन को, जिसको ईवीएस बोलते हैं, जो आप ईवीएस का पेपर को आप देख पा रहे हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन आपका, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। देखिए, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। देखिए, विद्यार्थियों में जो कॉन्सेप्ट का बात आता है वो तब डेवलप होता है जब शिक्षक क्या करता है, वो जोर डालता है। क्योंकि आप उसको जोर नहीं डालेंगे तो बच्चा क्या होगा, वो अच्छा से वो समझ नहीं सकेगा, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देगा पढ़ने में। क्योंकि छोटा बच्चा है वो तो लापरवाह होता है, वो तो पढ़ने में उसको मन तो लगता है किसी को नहीं, वो खेल कूदने में ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेता है, ज़्यादा दिलचस्पी उसको खेल कूद में है। तो इसलिए आप जोर डालेंगे शिक्षक, तो फिर क्या होगा, उसको ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसको समझ में आता है, तब जाकर वो बैठ के पढ़ता भी है। तो इसका सही उत्तर होगा संवाद पर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, संवाद। मतलब अच्छा बातचीत करेंगे बच्चा के साथ तो वो क्या होगा, ध्यान से वो सुनेगा। लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर नहीं, ये सब नहीं। लिखित मौखिक छोटा बच्चा क्या करेगा, लिखित और मौखिक, वो छोटा बच्चा तो खेल कूद करने वाला बच्चा होता है, 1 to 5 में कितना बुद्धि होता है। पाठ्यक्रमों पर अच्छा पाठ्यक्रम पढ़ाने से भी उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रतिस्पर्धा, कोई कंपटीशन नहीं कि पढ़ो अच्छा होगा, ये सब कुछ नहीं, ये सब बच्चा को नहीं चाहिए। कंपटीशन उसको नहीं चाहिए कि हम उससे पढ़ के तेज हो जाएंगे, उससे हम ज़्यादा नंबर लाएंगे, ऐसा कंपटीशन बच्चा में नहीं होता। छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा ये चीज़ नहीं समझ में आता है, नहीं उसको पाठ्यक्रम समझ में आता है, नहीं लिखित मौखिक कुछ नहीं। उसको बस अच्छा से बात करो, संवाद अच्छा होना चाहिए। बच्चा को अच्छा से बात करो, जो बच्चा आपके बात पर वो अमल करना शुरू कर देगा और वो आपका समझ भी उसको डेवलप होने लगा। इसलिए संवाद अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। टीचर का क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, संवाद अच्छा होना चाहिए। और जब संवाद अच्छा हो जाएगा तो बच्चा ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चा है, बड़ा तो नहीं है ना, जो आजकल तो बड़ा बच्चा ये सब नहीं ध्यान देता है, तो छोटा बच्चा तो बात ही छोड़ो। आप तो ईवीएस का एग्जाम दे रहे हो 1 to 5 के लिए, तो आपका संवाद अच्छा होना चाहिए एक टीचर होने के नाते। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन आपका है 88 नंबर क्वेश्चन आपका, उप व्याख्यात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, या फिर बच्चों की ताकत और कमजोरियों पर को पहचानना, या फिर बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। तो क्या नहीं होना चाहिए, जो उप व्याख्यात्मक जो अभिलेख है इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, या फिर बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। तो क्या नहीं होना चाहिए, नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या होगा, ए और बी। ए और बी दोनों नहीं है। तो कहने का मतलब समस्याओं पर केंद्रित होना, यह तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्या पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। फिर आपका निर्णायक होना, यह भी क्या है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अचानक किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको समस्या पर केंद्रित नहीं होना। समस्या सबके साथ आता है, समस्या सबके लिए आता है, तो समस्या पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। और नहीं निर्णायक, आप बहुत जल्दी निर्णय लेना है, क्योंकि आप सोच समझ करके फैसला करना है, और समस्या तो सबके लिए है। तो यह चीज़ नहीं होना चाहिए, यह नहीं है, तो आपका तब क्या होना चाहिए, तो बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। नेगेटिव सेंटेंस क्या नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉइंट को ही आपको सही करना है। आंसर में भी नेगेटिव ढूंढना है, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। तो समस्या यहाँ पे नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, समस्याओं पर केंद्रित होना, ये आपका क्या नेगेटिव है। समस्या पर केंद्रित होना नेगेटिव है, निर्णायक होना यह भी नेगेटिव है। बच्चों की ताकत और कमजोरी को पहचानना, ये तो सही है। कमजोरी पहचानेंगे तो आप जानेंगे बच्चा कितना कमजोर है, उसको कमजोरी आप दूर करने का समाधान ढूंढेंगे। या फिर ताकत, कितना बच्चा का ताकत भी जानना, कितना बच्चा क्या कुछ कर सकता है। और फिर बच्चों की रुचि और जिज्ञासा ये भी पहचाना। ये तो आपका सकारात्मक सोच है,
टैग है। तो बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचान, जब आप बच्चे का इंटरेस्ट नहीं पता नहीं कर सकते हैं या फिर इसका जिज्ञासा है, वो दोनों पहचान लिए तो फिर आप उसके अनुसार आप बच्चा को ट्वीट कर पाएंगे। इसलिए आपको बच्चा की ताकत और कमजोरी पहचानना है, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा पहचान, यह सब पॉजिटिव टैग है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो नेगेटिव कौन है? समस्याओं के ऊपर केंद्रित होना और निर्णायक होना। तो ऑप्शन नंबर किस में चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों चला जाएगा। समस्याओं पर केंद्रित होना नेगेटिव टैग वर्ड है और निर्णायक होना यह भी क्या नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को देखकर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती है और चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा। देखिए, एक ईवीएस का शिक्षक का कहना है, कक्षा में चर्चा करता है कि एक शिक्षक चर्चा करता है, क्या करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती है, घर की मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती है। तो चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन क्या होगा? अखबार, फ्लैश कार्ड या फिर स्लोगन्स या फिर पोस्टर। तो सही क्या हो जाएगा? ये टीचर का कहना है, टीचर का मानना है, ईवीएस टीचर का, कि जो घर का जो मक्खी है वो क्या करता है, वो बीमारी फैलाता है। ठीक है, ये बात सही है जो है। तो इसका सबसे जो चर्चा का सबसे उपयुक्त सीखने का जो संसाधन वो सही क्या हो जाएगा? अखबार। कहाँ पर? अखबार। तो पेपर के द्वारा यह चीज़ पेपर में लिख देगा, पेपर में लिखा हुआ बच्चा पढ़ लेगा तो आपको मान लेगा कि सच में ऐसा होता है। तो आपका जो है स्लोगन से तो काम नहीं चलेगा, पोस्टर इस सबसे कुछ नहीं चलेगा। पोस्टर आप कितना चिपकाइएगा? तो पेपर में ये चीज़ देगा, अखबार में, क्योंकि वो बच्चा इसको पेपर को पढ़ता है और पेपर में ये चीज़ पढ़ेगा कि घर की मक्खियाँ बीमारी फैलाती है, तो बच्चा को इस सब चीज़ को मालूम होगा नहीं ये सर जो बोल रहे हैं वो सही है। तो आपके बात से वो सहमत हो जाएगा और इस तरह का उस चीज़ को आप समझ लेगा कि वो सही है। तो पेपर में छपना, अखबार में छपना, यह क्या सबसे उपयुक्त है? पेपर में पढ़ लेगा तो बच्चा उस चीज़ को मान लेगा कि घर का मक्खियाँ बीमारी फैलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 नंबर क्वेश्चन आपका है और आपका इस तरह से ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चन का डिस्कशन था इस सेट में। ईवीएस का जो क्वेश्चन पेपर था आपका, जो आपका सीटेट जो 2022 में जब पूछा गया क्वेश्चन पेपर का, जो आपका ईवीएस पोर्शन को इस वीडियो में हम कवर किए। तो ये आपका ईवीएस का जो 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग ने देखा, जो आपका क्या था, सभी महत्वपूर्ण था। जो आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम होता हुआ, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था 28/12/2022 में जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था, इसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो उसी का ईवीएस का सेक्शन को हम इस वीडियो में कवर किए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। यानी वो खेल खेल में पाठ पढ़ाते हैं और सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाते हैं और उन्हें जो है अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल को खिलाता है। मतलब हर दिन अलग अलग खेल को वो खेलने के लिए, उससे उसको क्या होगा, दिन अपने आप उसको याद आ जाएगा, क्योंकि उसको सिखाना है कि आज वो अच्छा चलो आज ये क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट आज इस दिन क्रिकेट खेलना है, उस दिन कबड्डी खेलना है, तो दूसरा दिन आपका और कुछ हॉकी खेलना या फिर लूडो खेलना, जो भी है हर दिन एक अलग अलग खेल को खेल के मैदान में ले जा करके वो खेलाता है। वो ईवीएस का शिक्षक है जो आपका सरिता। तो आगे है क्या कुछ लिखा है उसको देखते हैं। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को भी दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। और मीनू क्या करता है, एक दूसरा टीचर मीनू है, वो क्या करता है, अलग अलग खेल को चित्र कार्ड को दिखाकर वो विद्यार्थियों को पढ़ाती है कि मतलब, और उसके बाद विद्यार्थियों को अधिगम शामिल करने में कौन सा ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है। देखिए, तो सही ज़्यादा प्रभाव इफेक्टिव कौन सा होगा, कौन सा इफेक्टिव लर्निंग ज़्यादा होगा, कि एक है जो अलग अलग दिन देखिए अलग अलग दिन मैदान तो एक ही है, लेकिन मैदान एक ही है खेल का मैदान, लेकिन अलग अलग दिन अलग अलग खेल को वो खिलाता है। एक पहला काम, पहला टीचर जो सरिता है, और मीनू जो है वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो अलग अलग खेल को चित्र कार्ड को दिखाकर वो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। मतलब वो स्कूल में ही यह काम करा रहा है और वो मतलब वो मैदान में ले जाके सिखाता है। तो बड़ा ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, तो सरिता या मीनू, या फिर परिस्थिति पर निर्भर करता है, या फिर दोनों, सरिता और मीनू दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर क्या होगा, सरिता, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बच्चा जो है ना क्रिएटिव होता है, जो बच्चा करता है खुद को, वो जो है उसको ज़्यादा वो इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो आपको मान ले जाए बता दिया
स्कूल में ही क्लास में कि ताजमहल बहुत अच्छा है, सुंदर है, संगमरमर का बना हुआ, देखने में बहुत उसका सुंदर है, तो ये इससे आपको बहुत इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगा। जो इफेक्टिव लर्निंग है आप उसको लेके जाइए आगरा, वहाँ पे ले जाकर दिखाइए ताजमहल कैसा, वो आपको फिर आपको पूछेगा भी नहीं कि ताजमहल कैसा है। तो आप इफेक्टिव लर्निंग को आप जो आपका प्रभावी रणनीति जो अच्छा होगा तो उसको खुद आपको उसको करके देखना होता है, तो आपको अच्छा इफेक्टिव लर्निंग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जो सरिता के द्वारा किया जा रहा है। आप उसको आप बिना दिखाए बोलेंगे ऐसे तो वो चीज़ तो इफेक्टिव नहीं होगा ना, जब नहीं है तो काम चलेगा, अलग बात है। आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करने से क्या होता है उसको ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के बाद वो खुद को एहसास होता है कि ऐसा होता है। मान ले जाए कोई बच्चा को बोलेंगे इसमें करंट है, इसमें तार, इसको छूने से क्या होता है करंट लगता है, तो ये आपका बोल दिए, ये तो क्या हो गया आपका बोल दिए, बच्चा सुन लिया, लेकिन उसको उतना भी इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा को ले जाएगा तार के पास और उसको छूने के लिए बोलेगा और वह छू लेगा, उसके बाद जो उसको एहसास होगा, उसके बाद जो फील होगा वो इफेक्टिव, उसके बाद वह जीवन पर्यटन वह उसको इस चीज़ को सीख लेगा। और इफेक्टिव लर्निंग वही होगा जो खुद करके सीखता है, तो करके सीखेगा तो वो क्या होगा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बाकी तो किताब में सब चीज़ है, तो वह आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव का मतलब होता है ज़्यादा आप खुद से कीजिए, तो फिर आपका क्या होगा, सरिता जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सरिता के द्वारा जो किया गया प्रयास है वह ज़्यादा असरदार होगा और वह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वह उसको खेल के मैदान में ले जाकर के उसको बताता है और उसको, और वो एक है क्या, वो क्लासरूम में ही सब चीज़ होता है। तो क्लास रूम में क्रिकेट खिला देगा तो क्या ज़्यादा इफेक्टिव होगा, नहीं। मान लीजिए क्रिकेट को खेलना है, मान लीजिए सपोज क्रिकेट का खेल खेलना है, तो क्या क्रिकेट का खेल क्लास में हो जाएगा, नहीं, उसके लिए मैदान जाना होगा, बैट बॉल क्रिकेट सब लेना होगा, तो जाकर आपको ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप खेल में आप क्या, आपको ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग को आप दर्शाएगा तो आपको खुद करके देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सरिता के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, जो आपका ज़्यादा प्रभावी उपयोग कर रहा है, जो कि वो खुद कर रहा है, मैदान में जाके उसको अलग अलग खेल को खिला रहे हैं। क्या है क्लासरूम में उतना ही कर सकते हैं, जिसको ज़्यादा, जो आप प्रैक्टिकली करके सीखते हैं तो वो आपका ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सीधा समझिए, जो प्रैक्टिकल खुद किए उसके बाद आप उसको सीखें, और जो सुनने से आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिकल क्यों हर पेपर में प्रैक्टिकल कर दिया गया कि आप कुछ चीज़ थ्योरी है उसके बाद प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल करने से क्या होता है ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकल करके, इसलिए आप क्रिएटिव बनिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा सरिता। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ईवीएस का 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में बहुत अच्छा से किए। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा और भी सेक्शन का जो है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।